Hello everyone, in this video we will discuss about the sample paper for term 2 which is released by CBSE. CBSE ने term 2 के लिए sample paper रिलीज कर दिए हैं। सो देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। इसमें हम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। So let's see. Question number 3 political science related है। The question is differentiate between one party and two party system। कि हमें इस क्वेश्चन में वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम में अंतर बताना है। तो वन पार्टी जिन कंट्रीज में होती है उसमें मेनली एक ही पार्टी को ये अलाउ किया जाता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, क्योंकि मेजरली वही पार्टी होती है। बाकी सब सब्सिडियरी पार्टीज होती है, उनका बहुत मेजर रोल नहीं होता। बार बार एक ही पार्टी इलेक्शन विन करती है। फॉर एग्जांपल इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल, क्योंकि बार बार उसी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वही इलेक्शन जीतते हैं। सो चाइना इज द गुड एग्जाम्पल फॉर वन पार्टी सिस्टम। एंड टू पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि किसी कंट्री में मेनली दो पार्टीज होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है यूएसए एंड यूके। यूएसए में दो पार्टीज हैं, जिसमें से एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। अदर पार्टीज भी हैं, बट मेनली यही दो पार्टीज हैं जो बार बार इलेक्शन जीतती हैं। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है। एंड सिमिलरली यूके में भी दो पार्टीज हैं मेनली। अदर पार्टीज भी हैं यहाँ पर भी, जैसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी, ग्रीन पार्टी। बट जब इलेक्शन होते हैं तो यही देखा गया है काफी टाइम से कि जो मेन दो पार्टीज हैं उन्हीं के कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतते हैं। तो यूके में है कंजर्वेटिव पार्टी एंड दूसरी है लेबर पार्टी। सो यूके में ये दो पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी, ये दो पार्टी हैं। तो टू पार्टी सिस्टम मतलब वो पार्टी सिस्टम जिसमें दो पार्टीज ही बार बार दोनों पार्टीज में से ही कोई ना कोई किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीतता है इलेक्शन। एंड वन पार्टी सिस्टम में जनरली उसी पार्टी का कैंडिडेट बार बार इलेक्शन जीतता है। कैंडिडेट कैन बी डिफरेंट बट द पार्टी विल बी द सेम। सो ये वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम के बीच में डिफरेंस हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल को हमें समझाना है क्वेश्चन में। तो इंडिया जो है, इंडिया में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है विच इज आरबीआई। सो वी कैन राइट इट हियर दैट आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देन नेक्स्ट थिंग इज हम लिख सकते हैं कि आरबीआई इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग, it supervises the function of formal sources of loans। formal sources of loans में जिसमें बैंक्स आ जाएंगे, कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे, इनके जो फंक्शनिंग है इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। एंड और वो ये मॉनिटर करता है कि बैंक्स एक्चुअली कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं। जो भी रेशियो उसने फिक्स किया हुआ है, जितना परसेंटेज उसने फिक्स किया हुआ है उतना कैश बैलेंस बैंकों को अपने पास रखना जरूरी, और उसके बाद ही वो लोन ग्रांट कर सकते हैं। तो वो ये भी मॉनिटर करता है कि क्या वो एक्चुअल में कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट थिंग वो ये देखता है कि बैंक्स जो लोन है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही न दें, बल्कि नीडी पर्सन्स को भी दें, स्मॉल कल्टिवेटर्स को भी दें, स्मॉल ट्रेडर्स को भी दें, स्मॉल बिजनेसमैन को भी दें, वेमेन को भी दें, सभी ग्रुप्स को वो दें। इस चीज के लिए भी आरबीआई देखता है। सो डेफिनेटली वी कैन से दैट आरबीआई का रोल इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो
पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है उनके ऊपर नज़र बनाए रखता है एंड अलग अलग तरीके से वो मॉनिटरिंग करता है। ये था इकोनॉमिक्स की बुक में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ये अगेन मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी भी रूरल हाउसहोल्ड क्यों डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। इंडिपेंडेंस के इतने बाद तो अब तो उनको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड हो जाना चाहिए था, बट स्टिल अभी भी लोग जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से क्रेडिट यानी कि लोन लेते हैं। पर क्यों है ऐसा? द रीजन इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। अभी भी बैंक्स की जो ब्रांचेज है वो कई बार रिमोट एरियाज में हमको देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं, जो महाजन्स हैं या जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, उनके पास मनी होता है, इसीलिए वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो उनसे लोन लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पीपल इन रूरल एरिया फेस प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, उनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं होते जिनकी डिमांड बैंक्स करते हैं लोन देते वक्त। तो इस वजह से जो रूरल पुअर पीपल हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते दिखाने के लिए, बैंक्स को प्रूफ नहीं होता, तो कई बार उनको लोन लेने में दिक्कत आती है। इस वजह से भी इन दिक्कतों से बचने के लिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास क्रेडिट के लिए जाते हैं। देन एब्सेंस ऑफ कोलैटरल भी एक रीजन है। कोलैटरल मतलब जिसको हम दूसरे वर्ड्स में सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो पीपल हैं जो भी अगर जाएंगे बैंक्स के पास लोन लेने के लिए तो उन्हें कोलैटरल बैंक के पास रखना पड़ता है, यानी सिक्योरिटी, यानी कुछ ना कुछ उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना एसेट रखना पड़ेगा जिसके एवज में, जिसके बदले में बैंक उनको लोन देगी। लेकिन कई बार वो नहीं रहता है उनके पास, बहुत गरीब होते हैं जो जिनके पास कोलैटरल भी देने के लिए, कुछ रखने के लिए बैंक के पास गिरवी नहीं रखने के लिए नहीं होता है। तो इस वजह से बैंक्स श्योर नहीं हो पाते कि अगर ये पर्सन मेरा लोन नहीं चुका पाएगा तो हम इसकी रिकवरी कैसे करेंगे। तो कुछ भी ऐसा उनके पास नहीं होता है बैंक्स को प्रूफ में देने के लिए, तो इस वजह से भी वो बैंक्स के पास क्रेडिट लेने के लिए नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज उनको रिच हाउस होल्ड से इजी टर्म्स पे लोन मिल जाता है, मतलब आसानी से मिल जाते हैं, इजीली रीचेबल भी होते हैं क्योंकि उन्हीं के लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं, तो एक जान पहचान भी रहती है। तो पता है कि हाँ इस पर्सन के पास, ये जो बड़े महाजन है या बड़ा किसान है, इसके पास पैसे हैं, ये रिसोर्सफुल पर्सन है, तो लोग आसानी से उनको रीच आउट कर पाते हैं, आसानी से पहुंच पाते हैं उन तक। जबकि बैंक्स के पास जाना, बैंक्स की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना और ये सारी चीज़ों में टाइम भी लगता है, प्लस बहुत सारा लंबा प्रोसेस है जो कि अगर जो पर्सन है रूरल हाउस होल्ड का, अगर वो इलिटरेट है या उसको इतनी अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है तो वो सारी फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो इस वजह से क्योंकि इजीली लोन्स अवेलेबल हैं उनको उनके गाँव में, इस वजह से वो अपने गाँव में ही जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, या फिर जो ट्रेडर्स हैं वहाँ पे या साहूकार हैं बड़े बड़े, वहीं उन्हीं से वो लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि अभी भी जो रूरल हाउस होल्ड में जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। अभी जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि विलेजर्स के पास कोलैटरल की कमी होती है, उनके पास सिक्योरिटी की कमी होती है कि वो क्या रखे बैंक के पास जिससे कि बैंक उसके बदले में उनको थोड़ा लोन दे सके। तो डेफिनेटली उनके पास कई बार लैक ऑफ कोलैटरल होता है तो वो बैंक से लोन इस वजह से नहीं ले पाते। तो इस प्रॉब्लम्स को कई बार सेल्फ हेल्प ग्रुप कंप्लीट कर पाता है, मतलब दूर कर पाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम जानते हैं कि हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम शॉर्ट में SHG भी कहते हैं। ये लोकल पुअर पीपल का या लोकल पीपल का उसी गांव में ग्रुप होता है जो कि अपनी स्मॉल सेविंग्स को पूल करते हैं, आपस में मिलाते हैं और एक ह्यूज सम ऑफ मनी क्रिएट होता है जिसको वो एज अ कोलैटरल बैंक में रख सकते हैं और उसके बदले में वो लोन ले सकते हैं। या फिर एक और चीज होती है उसमें, या तो ऐसा करें वो, या तो दूसरी चीज वो ऐसा कर सकते हैं कि
जो उनकी स्मॉल सेविंग्स होती है उनको वो मिला करके इकट्ठा करें उस ग्रुप में, और उस ग्रुप में जिस मेंबर को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उस ग्रुप से लोन ले सकता है अपने काम के लिए, और फिर उसको कुछ टाइम बाद रिटर्न करना होता है, रिपेमेंट करना होता है उस लोन को। और इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें इजीली लोन मिल जाता है क्योंकि वो उस ग्रुप का मेंबर है। दूसरी चीज़ कि इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है जो कि उस ग्रुप मेंबर्स के थ्रू डिसाइड होता है, या कई बार इंटरेस्ट रेट भी नहीं देना होता है, सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना होता है। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि लोग एसएचजी जब फॉर्म करते हैं अपने विलेज में तो उनको बेनिफिट होता है। अब बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे इसने लैक ऑफ कोलैटरल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एसएचजी। सो पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेस। उनके कुछ अगर सोशल सेरेमनीज कुछ घर में है, या गेस्ट हैं, या कुछ अनसर्टेनिटी, अचानक से कोई एक्सीडेंट या कुछ भी इस टाइप का मिसफॉर्चून भी अगर होता है, तो उस टाइम पर अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने ग्रुप से रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर ले पाते हैं। तो इससे उनकी कोलैटरल भी उन्हें कहीं देना नहीं है और उनकी लोन की नीड भी पूरी हो जा रही है। नेक्स्ट थिंग इज एसएचजीज आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स, दे कैन बी यूज्ड एज मॉनेटरी हेल्प। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो सेविंग्स उनकी रेगुलर बेसिस पे हो रही है तो वो अपने मेंबर्स को हेल्प कर पाते हैं मनी के टर्म्स में। एंड अगर उनके पास रेगुलर इंटरवल पे सेविंग्स हो रही हैं तो उससे एक बड़ा जो सम मनी का क्रिएट होता है उसकी वजह से उसको वो एज अ कोलैटरल बैंक्स के पास देकर के स्मॉल लोन्स भी ले सकते हैं। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलैटरल टू मीट देयर नीड्स। और जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपने ग्रुप से बिना कोलैटरल के भी अपनी जरूरत को बता करके ग्रुप से लोन ले सकते हैं, और सबके ग्रुप के मेंबर्स की सहमति से उनको लोन मिल जाता है। एंड जैसा कि बताया गया कि एक ये भी चीज़ है कि अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा क्रिएट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो बैंक के पास एज अ कोलैटरल रख करके वो ग्रुप पूरा का पूरा लोन ले सकता है, उससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और बाद में बैंक को रिटर्न कर सकता है। एंड अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस वजह से ड्यू टू टाइमली रिपेमेंट बैंक्स ऑल्सो लेंड लोन्स टू एसएचजीज। जब वो अगर उन्होंने एक बार लोन लिया बैंक से और उसके बाद अगर वो रिपेमेंट कर पाए अच्छे से टाइमली, तो वो जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो बैंक उनको जब देखेगी कि हाँ ये ग्रुप सही तरीके से काम कर रहा है और टाइमली रिपेमेंट कर रहा है अपने लोन का, तो बैंक उनको नेक्स्ट टाइम भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बैंक उनको लोन देने के लिए रेडी रहेगी। तो इस वजह से एसएचजीज जो है वो बोरोवर्स की काफ़ी हेल्प करता है लैक ऑफ कोलैटरल के मामले में, कि अगर उनके पास कोलैटरल नहीं है स्टिल दे आर एबल टू टेक क्रेडिट। तो ये एक अच्छी चीज़ है एसएचजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है एंड द क्वेश्चन इज एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से लोग जितना गवर्नमेंट के फंक्शनिंग या क्या प्रोसीजर्स है उसको नहीं जानते, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के नाम जानते हैं, अपने लोकल लीडर्स के नाम भी वो जानते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पार्टीज ही हैं जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट रन करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट चलाते हैं। एंड इस तरीके से गवर्नमेंट बनाने के बाद वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। और इस पॉलिसी मेकिंग के लिए अगर इनिशियली देखा जाए तो सबसे पहले वो लीडर्स को रिक्रूट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। सबसे पहले जब कोई नया कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उसको ग्राउंड एक्टिविटीज़ में, प्रोपेगेंडा में और पार्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करते हैं, उनसे काम कराते हैं, उनको सारे प्रोसीजर समझाते हैं कि कैसे एरियाज़ में जाना है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है लोगों के बीच, और उनके बातों को सुनना है, उनके इश्यूज़ को लेकर के आना है। तो ये सारी चीज़ें पूरे प्रोसेस में उनको सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं, इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ही उन्हें अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लोगों का फेथ अगर डेवलप होता है उस कैंडिडेट पर, तो फिर वो पार्टी टिकट देती है उस कैंडिडेट को और वो पार्टी की तरफ से फिर इलेक्शन लड़ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग इज जो पार्टी इलेक्शन हारती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, और जो जीतती है वो कहलाती है रूलिंग पार्टी। तो डेफिनेटली
जो इलेक्शन हैं उनमें पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक बन जाती है रूलिंग पार्टी जो इलेक्शन जीतती है, दूसरी बन जाती है अपोजिशन पार्टी। बट यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का भी रोल कम नहीं है, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी एक्टिविटीज करती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको में अगर कुछ कमी होती है तो उसको क्रिटिसाइज करने का काम अपोजिशन ही पार्टी करती है। तो अपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं कि उसकी पावर कम है, अपोजिशन पार्टी भी का भी रोल है डेमोक्रेसी में, एंड रूलिंग पार्टी का भी रोल है डेमोक्रेसी में। तो ओवरऑल पार्टी कोई भी हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एंड जो पॉलिटिकल पार्टी तो वो टाइम टू टाइम जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाती हैं तो वो लोगों के इश्यूज को जानती हैं, या जो भी उनके जो भी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो उनके एजेंडाज है उनको लोगों को समझाती है। तो इस तरीके से वो एक पब्लिक ओपिनियन शेप करती, लोगों को अपने बारे में राय बनाती, क्या उन्होंने किया, क्या वो करना चाह रहे हैं आगे आने वाले समय में। तो इस तरीके से लोगों की राय वो अपने बारे में बनाते हैं, पॉजिटिव वे में बनाते हैं, और लोगों की इश्यूज सुनते हैं, सो दैट कि उससे उनको आइडिया मिले कि आगे उनको किस डायरेक्शन में पॉलिसी मेकिंग करनी है। नेक्स्ट थिंग इज parties provide common man the access to government machinery and welfare schemes। जो लोग हैं वो कई बार अपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको अप्रोच करते, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हों चाहे वो पंचायत में हो। तो लोगों को जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो उनके लीडर्स के थ्रू ही जनरली मिल पाता है, क्योंकि वो इजीली अप्रोचेबल होते हैं कॉमन पब्लिक के। तो ये चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी रीच है लोगों तक, पॉलिटिकल पार्टीज की उससे कहीं ज़्यादा है ग्राउंड लेवल तक, क्योंकि वही जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे विजिट करते हैं, तो वो लोगों से क्लोज कनेक्शन में रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं। तो जो भी लोगों की इश्यूज हैं या जो भी उनके मुद्दे हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनको गवर्नमेंट तक ले जाने का काम एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, क्योंकि उनके मुद्दों को वो सुनेंगे, जो भी इश्यूज हैं उनको सुनेंगे, उसके बाद वो उसको चैनल वाइज वो पार्लियामेंट में एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करेंगे, उसके थ्रू गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज के रहते हुए ही पॉसिबल हो पाता है। अगर हम इमेजिन करें कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तो फिर कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सके? एक बार जो पार्टी जीत गई उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो पाएगी? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं, वही कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एक तरीके से स्ट्रेंथन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है कि डेमोक्रेसीज एबिलिटीज टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इट्स सेल्फ an outcome that cannot be ignored. Support the statement with examples। मतलब इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है कि डेमोक्रेसी जो है वो खुद अपने लिए सपोर्ट क्रिएट करती है। ये रिजल्ट ही काफी है अपने आप में कि हम डेमोक्रेसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? या ये रिजल्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस आउटकम को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी अपने लिए खुद सपोर्ट क्रिएट करते हैं। मतलब डेमोक्रेसी इतनी अच्छी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कि लोग खुद इसके सपोर्ट में आते हैं, इसको कहीं बाहर सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं वो खुद चाहते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी ही हो इंस्टेड ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या इसके लिए हम रीजंस दे सकते हैं? इसके लिए रीजंस ये दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाता है कि डेमोक्रेसी विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। कुछ भी होगा तो वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके थ्रू होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आर्बिट्ररली कुछ भी मनमाने तरीके से कोई चीज़ लागू कर दी गई। जो भी होगा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी रूलर मनमाने तरीके से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, उसको भी रूल्स को देखना होगा, उसके बाद ही वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो ये लोगों के फेवर में है। नेक्स्ट थिंग इज एवरी सिटीजन हैज राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हर सिटीजन को राइट्स दिए जाते हैं और उसको ये पता है कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग जो भी हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम, उसको वो कैसे चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का केस ले तो इंडिया में
RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि पब्लिक ऑफिसर से कोई भी कॉमन मैन भी चाहे तो, कॉमन पर्सन चाहे तो वहाँ से जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, एंड उस पब्लिक ऑफिस को उसको इन्फॉर्मेशन देना ही होगा। तो ये लोगों को राइट्स प्रोवाइड करता है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं, लेजिटिमेट होती हैं एंड ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उसकी जवाबदेही बनती है लोगों की तरफ, वो लीगल सिस्टम से क्रिएट होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है। जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताई जाती हैं कि अगर कोई चीज़ पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, किस वजह से वो आ रही है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में। और लोग चाहे तो जैसे फॉर एग्जांपल RTI है इंडिया में, तो इसके तहत लोग इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, उनको पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई है। तो ये चीज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अच्छी है, इस वजह से लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट थिंग इज पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। इलेक्शंस के थ्रू लोगों को ये राइट है कि वो अपने रूलर्स को चूज करें। नेक्स्ट थिंग इज डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये बात हम देख चुके हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों को। एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है और लोगों के थ्रू ही चलाई जाती है। इसमें कहीं भी कोई बाहर से पर्सन लोगों के ऊपर रूल नहीं करता है। लोगों में से ही जो लोग इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल सिस्टम में जाने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं एंड बाद में रूलिंग पार्टी का हिस्सा या रूलर बनते हैं। तो इस वजह से ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट, लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं और लोग ही चाहे तो जो भी रूलर है उसको नेक्स्ट टाइम चेंज कर सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पीपल कि लोग क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली पावर रेस्ट्स इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, लोगों के हाथ में ही पावर है। तो ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों के लिए है, लोगों की गवर्नमेंट है। तो इस वजह से एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ जनरल पब्लिक। सो दैट इज वाई ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है, सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए। नेक्स्ट थिंग इज देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन है कि साउथ एशिया में यानी कि इंडिया और इंडियन के नेबरिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है डेमोक्रेसी के लिए। सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो इसमें भी हमें डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स ही बताने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, अभी हमने देखा पीपल्स ओन गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग इज कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल। लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए, इसलिए उनको डेमोक्रेसी पसंद है। नेक्स्ट थिंग इज इसके थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाते हैं, लोगों को डिग्निटी एंड फ्रीडम मिलती है। एंड ये डेमोक्रेसी है जो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकती है। कोई और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तो सोशल डाइवर्सिटी को वो अकोमोडेट मे बी उतना बेटर वे में नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को राइट है अपनी बात कहने का, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप से आता हो। बट मे बी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करने लगे, बट डेमोक्रेसी में इसका बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। सोशल डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। हर ग्रुप को, हर सेक्शन को, चाहे वो जेंडर, रिलीजन, कास्ट, किसी भी बेसिस पे हो, अगर वो पर्सन कंट्री का सिटीजन है तो वो अपनी बात रख सकता है, इसमें कोई भी उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक चीज़ है कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, लोगों के बीच में एडजस्टमेंट आता है और लोग पीसफुली रहते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। नेक्स्ट थिंग इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। तो डेमोक्रेसी में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, निगोशिएशन होते हैं, समझौते होते हैं और उसके बाद कोई चीज़ अल्टीमेट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मनमाने तरीके से इम्पोज की जाती है, सिटीजन्स के लिए पॉलिसी बना दी गई। सब चीज़ें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कशन करने के बाद, डिबेट करने के बाद, काफ़ी टाइम बाद एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। तो ये अल्टीमेटली लोगों के फेवर में है। तो इसका एग्जाम्पल है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो ये सब जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी के फेवर में है।
और ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इन्हीं की वजह से डेमोक्रेसी के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से। क्वेश्चन इज एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रोल को एग्जामिन करना है, देखना है कि क्या रोल है आईटी का ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करने में, उसको बढ़ाने में। तो डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमें अपने आसपास अवेलेबल है, लाइक टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स एंड फैक्स, ईमेल्स, इंटरनेट। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये हमें रिमोट एरियाज से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। दैट इज़ वाई हम चाहे अर्बन एरियाज में हैं और अगर रिमोट एरिया में अगर एक्सेसिबिलिटी है इन सारे सर्विसेज की, तो डेफिनेटली हम वहाँ से कांटेक्ट करके, चाहे बिजनेस रिलेशंस हैं या पर्सनल रिलेशंस हैं, हम उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इंडिया में हैं तो हम यूएस की किसी कंपनी से या यूके की किसी कंपनी से हम टच में रह सकते हैं, अपना बिजनेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया है आईटी की वजह से ही। अगर नहीं होता ये फैसिलिटी तो हम कैसे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाते या उनके साथ बिजनेस रिलेशंस रख पाते, ट्रेड कर पाते या इन्वेस्टमेंट कर पाते। ये पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें कर पाते हैं। देन सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी आजकल इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हैं कि ये भी ग्लोबलाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये चीज़ हम देखते हैं, बिना कंप्यूटर के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर्स में, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कहाँ का पैसा कहाँ पहुँचा। बैंक्स में अगर हम देख लें, चाहे स्मॉल बिजनेसमैन देख लें, चाहे बिग बिजनेसमैन देख लें, हर जगह कंप्यूटर का रोल है। और इवन हम ई कॉमर्स देख लें, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज देख लें, आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम पॉसिबल कर पाते हैं ग्लोबल आईटी की वजह से। हम आज के टाइम पर हम दूसरे कंपनीज जो दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड हैं उनके कमोडिटीज़ हम यूज़ कर पा रहे हैं। ई कॉमर्स के थ्रू हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें अल्टीमेटली हम किस चीज़ की हेल्प से कर रहे हैं, आईटी की वजह से कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ग्लोबलाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट थिंग इज हम इजीली आजकल इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाते हैं, उसको शेयर कर पाते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज ईमेल्स के थ्रू हमारा इंट्रैक्शन होता है, वॉइस मेल के थ्रू बहुत ही कम कॉस्ट में हम ईमेल कर पाते हैं। सिर्फ इंटरनेट का चार्ज लगता है एंड उसके अलावा कुछ भी हमें कॉस्ट नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं रिमोट एरियाज में, चाहे देश दुनिया के किसी भी कोने में कोई पर्सन हो, उससे हम आराम से नेगोशिएशन या इंटरेक्शन कर सकते हैं। एंड इस तरीके से जो आईटी है वो सर्विसेज को अक्रॉस द कंट्रीज पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडिया पर और उसके लोगों पर, ये हमें एनालाइज करके, असेस करके बताना है। तो अगर हम चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव है एंड कुछ नेगेटिव है। देयर आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एज वेल एज सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। फिर उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं एंड बाद में नीचे हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जनरल इम्पैक्ट्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स करके दिया है। बट ये मेरा आइडिया है कि अगर आप चाहें तो इम्पैक्ट्स को ऐसे लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताएं एंड कुछ बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएं। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है आंसर लिखने का।
तो इसमें लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स के पास वाइडर चॉइसेस आए हैं। अब वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके पास चूज़ करने के लिए, क्या वो चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी कमोडिटी लेना चाहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज़, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बढ़े हैं और नंबर ऑफ गुड्स मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो जब उसको वो खरीदते तो उससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट थिंग, एमएनसीज के आने से जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रीज में वो इंक्रीज हुआ है। जैसे वो सेल फोन हो या ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, इन सब जगह इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये भी अच्छा है कि इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से, तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। द नेक्स्ट थिंग इज न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। या तो ऐसा होता है कि जो एमएनसीज हैं वो छोटी कंपनीज को खरीद लेती हैं, या फिर वो उनको ऑर्डर्स देती हैं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसकी वजह से जब वो ऑर्डर देंगी कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को, तो ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए उन्हें लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो हायरिंग करेंगे लोगों की, तो इस तरीके से न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। एंड अगर वो कंपनी को खरीदते भी हैं तो फिर उसको वो रैशनलाइज करके उसमें और अच्छी चीज़ें लाएंगे, तो उसकी वजह से जो उस कंपनी का डेवलपमेंट होगा, तो उसमें जो चेंजेस करेंगे तो उसमें भी कई बार हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलता है। या वो टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे तो उस डोमेस्टिक इकोनॉमी का में जो कंपनीज हैं उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा और वो न्यू टेक्नोलॉजी सीखेंगी, तो उसमें भी हायरिंग की ज़रूरत उनको लोगों को करने की पड़ेगी। तो इस तरीके से न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज हैव आल्सो बेनिफिटेड। फिर अगेन वही बात है कि जो लोकल कंपनीज है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं एमएनसीज को, उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही लोगों को रॉ मटेरियल नहीं सप्लाई कर रहे बल्कि बाहर की कंपनीज को भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे उनका सेल इंक्रीज होता है। नेक्स्ट थिंग इज, सम लोकल कंपनीज हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड्स। कुछ लोकल कंपनीज बाहर से टेक्नोलॉजीज को इम्पोर्ट कर पाते हैं, इससे वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को देने में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, तो इससे उनको फ़ायदा होता है। देन नेक्स्ट थिंग इज, जो कुछ लार्ज कंपनीज है लाइक टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये भी अब एमएनसीज बन गए हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर की कंपनीज, इंडिया के बाहर की कंपनीज ही एमएनसीज है, इंडिया की कंपनीज भी एमएनसीज है जो इनका ब्रांचेस बाहर में सेटअप है। देन नेक्स्ट थिंग इज, कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैव आल्सो बीन बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनका भी बेनिफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर कंपनी है यूके एंड यूएस में, वो हो सकता है अपना कॉल सेंटर अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पर इंडिया में इस्टेब्लिश करे, तो इससे क्या है, इससे यहाँ के लोगों को जो स्किल्ड पर्सन्स है या जो ग्रेजुएट पर्सन्स है वो उनको जॉब मिलती है। तो इससे सिर्फ गुड्स के सेक्टर में ही नहीं बल्कि सर्विसेज वाले सेक्टर में भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज, ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि वो डिमांड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। दे डिमांड, ठीक है, उनकी डिमांड होती है कि गवर्नमेंट जो है लेबर लॉज को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाए, सो दैट कि वो लेबर को फ्लेक्सिबल रेट्स पे अपने तरीके से वो हायरिंग एंड फायरिंग कर सकें। तो ये चीज़ है थोड़ा सा, जिसकी वजह से कई बार लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा ये नेगेटिव में जा सकता है पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जब ये एमएनसीज जो हैं वो लोकल कंपनीज को जब ऑर्डर्स देते हैं, तो कई बार इस वजह से जब पीक सीजन में जो लोकल कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है ऑर्डर्स को फुलफिल करने का, तो जनरली वो क्या करते हैं, वर्कर्स को टेम्पररी बेसिस पे हायर करते हैं। तो इससे लेबर्स को वो बेनिफिट नहीं मिल पाते जो उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर वो काम करें तो उनको जब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाते तो उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनकी सिक्योर जॉब होने पर उनको मिलते। तो इससे कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इकोनॉमी में, तो ये अच्छा नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द लोकल प्रोड्यूसर्स,
जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हैं एमएनसी से, अगर उनको मार्केट में बने रहना है तो ये जो 9, 10 एंड 11 पॉइंट है, ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन का। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोगों का जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफस्टाइल हो जाता है ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना पसंद करते हैं और मनी माइंडेड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेविंग के तरफ लोगों का रुझान थोड़ा कम होता है। तो ये चीज़ है कि कैसे हम चीज़ों को रीयूज़ करें। बस एक सामान आ गया घर में, फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट सामान, फिर तीसरा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमरिज्म को इंक्रीज करता है। लोग इसमें मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये थोड़ा सा जो लोगों का वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा सा, इस वजह से क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ ज़्यादा हमारा इंक्लिनेशन होता है। तो हम थोड़ा कल्चरल हेरिटेज या कल्चरल अपलिफ्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की ये डिमेरिट है कि हम अपने कल्चर को भूल करके हम वेस्टर्न जो भी कल्चर है उसको हम ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हम जब ऑब्वियसली जब हम दूसरी कंट्रीज के कांटेक्ट में आएंगे तो हम वहाँ के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर के उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी चीज़ें कई बार उतनी अच्छी नहीं होती हैं, बट स्टिल पीपल वांट टू फॉलो देम। तो ये चीज़ है कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो लोगों को थोड़ा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बना देते हैं आज के टाइम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। एंड कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें वेस्ट भी काफ़ी जनरेट होता है एक तरीके से। अगर हम सस्टेनेबल वे में ना सोचें, उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ ना करें गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये वेस्टेज को भी एक तरीके से क्रिएट कर रहा है। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो इस तरीके से ये था सोल्यूशन सैम्पल पेपर के उन क्वेश्चंस का जो कि इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे। आई होप कि आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था सारे आंसर्स का। ये जो PDF फाइल है इसकी, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की और ये मार्किंग स्कीम की। आप वहाँ से चाहे तो इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं।